Hello students, some basics concepts of chemistry, class 11, lecture number 3. स्टूडेंट्स, आज हमें मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? बोले ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास कुछ न कुछ मास होता है और जो कुछ न कुछ जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास क्या होता है? मास, जो कुछ जगह घेरती है, क्या कहलाता है? मैटर। जैसे लीजिए वाटर। क्या वाटर का कुछ मास होता है? पानी का कुछ मास होता है? बोले हाँ सर, इसका मास होता है। क्या ये कोई जगह घेरती है? हाँ बिल्कुल सर, ये कुछ जगह घेरती है, मतलब ये क्या हो गया? एक मैटर। इसी तरीके से क्या एक स्टोन, एक पत्थर जो है, क्या यह एक मैटर होता है? बोले हाँ सर, इसका कुछ ना कुछ मास होता है और ये कुछ ना कुछ जगह घेरती है, मतलब ये भी क्या हो गया? एक मैटर। इसी तरीके से अगर हम लोग एयर के बारे में बात करें तो हाँ सर, एयर का भी मास होता है और एयर भी कुछ जगह घेरती है। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक मैटर है। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें आप जानते हो, जैसे पेन। ओके, तो हमें समझ आता है आ गया कि मैटर क्या है? जिसके पास मास हो, जो कुछ न कुछ जगह घेरे, वो क्या कहलाता है? मैटर। ठीक है, अगला चीज़ जो हमें डिस्कस करना है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म समझना है, ताकि जब हम लोग आगे पढ़े तो हम लोग और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। सबसे पहला चीज़ जो डिस्कस करना है वो है फिजिकल चेंज, और दूसरा हमें डिस्कस करना है केमिकल चेंज। तो आइए इसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को अगर हम लोग पिघलाएं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए बर्निंग ऑफ वुड, किसी लकड़ी को जलाना। ठीक है, अब इस दो एग्जाम्पल को ध्यान में रख के आप मेरी बातें समझेंगे। सबसे पहले क्या है? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज हैं जिसमें किसी भी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग बर्फ को पिघला दें तो क्या कोई नई वस्तु बन जाएगी? बोले बर्फ क्या है सर? बोले बर्फ जो है वो H2O है, और बर्फ जब पिघल कर पानी बदलता है तो वो भी क्या है? H2O है। तो क्या किसी नई चीज़ का निर्माण हुआ क्या? बोले सर नहीं सर, नई वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है? फिजिकल चेंज है। वहीं अगर हम लोग किसी लकड़ी को जलाते हैं, तो क्या है होता है? लकड़ी राख में बदल जाता है। राख बेसिकली क्या है? कार्बन। तो लकड़ी किस में चेंज हो गया? राख में चेंज हो गया ना। तो ऐसा कोई भी परिवर्तन, ऐसा कोई भी चेंज जहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, किसी नई वस्तु का फॉर्मेशन कर दे, तो ये क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, ओके। अब ये समझना है, फिजिकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। मतलब फिजिकल चेंज को उल्टा किया जा सकता है। जैसे बर्फ अगर पिघल कर पानी में बदल जाए तो मैं उसे वापस से ठंडा करके किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? उसे वापस से बर्फ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जबकि लकड़ी को जलाने पर जो राख बना, उस राख से मैं वापस से लकड़ी नहीं बना सकता। ठीक है, फिजिकल चेंज में केवल और केवल किस में परिवर्तन होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। जबकि केमिकल चेंज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक सा समझ लिया फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। आइए अब हम समझते हैं आखिरकार ये स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर किस किस अवस्था में रहता है? तो हमें पता है कोई भी पदार्थ या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या फिर क्या होगा? गैस होगा।
ठीक है। इसके अलावा भी पदार्थ की और भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बट हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें तो एनसीईआरटी केवल बोलती है कि पदार्थ 3 अवस्था में रह सकते हैं। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। आइए देखें इस डायग्राम को, इस इमेज को देखिए। अगर यहाँ पर आप सॉलिड को ध्यान से देखिएगा तो सॉलिड में आपको क्या दिख रहा है कि सॉलिड में जो एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं, बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं। इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। जबकि अगर हम लोग लिक्विड को देखें तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, जबकि गैसेस में तो ये क्या होते हैं, आपस से बहुत दूर होते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इस चीज को समझें तो मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन देता हूँ कि जब भी पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास आ जाएंगे तो कोई भी वस्तु किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड में चेंज हो जाएगी। अगर उनके पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके पार्टिकल्स को अगर बहुत दूर कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए सबसे पहले हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनिट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे आपके पास मान लो कोई एक आयरन का टुकड़ा है, लोहे का एक टुकड़ा है, क्या उस लोहे के टुकड़े का शेप चेंज हो जाएगा क्या? बोले नहीं सर, उसका शेप तो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या उस लोहे के टुकड़े का वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? नहीं सर, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। क्या हम लोग उस लोहे के टुकड़े को दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या मैं बोलूँ दबाएंगे भी तो क्या होगा, बोले नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दबाना, क्या वो दब जाएगा? बहुत कम दबेगा। अब उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या कोई स्पेस होता है? आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता, या बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम लोग किस पे जाते हैं कि ये बहुत छोटे से गैप को रखते हैं। ठीक है। अब आइए बात करते हैं लिक्विड की। क्या लिक्विड का शेप फिक्स होता है? बोले लिक्विड का शेप बिल्कुल फिक्स नहीं होता। आप जिस भी कंटेनर में उसको रखते हो ये उसका शेप ले लेता है, तो इसका क्या शेप फिक्स नहीं होता। जबकि वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम सभी को लगता है कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। उदाहरण बताइए सर, जैसे मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, अब उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया ना 1 लीटर। मैं उसको अगर एक बकेट में डाल दूँ, बाल्टी में डाल दूँ, तो वो किसका शेप ले लेगा? बोले सर बाल्टी का शेप लेगा। लेकिन शेप तो चेंज हुआ, लेकिन क्या वहाँ पर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, वो पानी तो कितना रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। लिक्विड बहुत थोड़े से दबाए जा सकते हैं, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, हम लोग नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा रहता है? बोले सॉलिड के मुकाबले इनमें स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। अब गैसेस से कम होता है, इसलिए हम लोग एक टर्म क्या यूज करें, मॉडरेट रहता है, बीच में रहता है। अब आइए गैस के बारे में बात करते हैं। क्या गैस का शेप फिक्स होता है? बिल्कुल नहीं सर, गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। कंप्रेसिबिलिटी, गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सर, क्योंकि हम जब साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो हम पंप से क्या करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और टायर में डालते हैं। मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपके जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, उसमें भी क्या होता है, गैसेस को बहुत कंप्रेस करके भरा हुआ जाता है या भरा हुआ रखा रहता है। ओके। इसके बाद इंटरपार्टिकल स्पेस, बोले गैसेस में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। आइए अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये
डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, जहाँ पर एनसीईआरटी हमें बताता है कि मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, जबकि मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को समझने के लिए, मैटर के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए जो टर्म हमें समझना है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आखिरकार एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, समझिएगा। एटम्स जो हैं, एटम्स किसी भी पदार्थ के, किसी भी मैटर के वह सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे मिलकर कोई मैटर बना होता है। ठीक है, वह सूक्ष्मतम कण जिससे कोई मैटर बना है वही क्या कहलाता है, एटम। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक आयरन का रॉड है, तो वो आयरन का रॉड किससे बना होगा, किसी छोटे से एटम से बना होगा, छोटे से पार्टिकल से बना होगा। उस छोटे से पार्टिकल को ही हमने क्या नाम दे दिया, एटम। वही एटम बार बार आपस में अरेंज हो रहा है और क्या बना रहा है, किसी मॉलिक्यूल्स को बना रहा है, किसी कंपाउंड को बना रहा है, या फिर किसी मिक्सचर को बनाता है। ठीक है, ओके। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एटम्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा और। एटम्स जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो एटम्स एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के एटम्स आपस में मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन गैस में कौन कौन से एटम्स मिलेंगे, बोले सर दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलेंगे। दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना एटम्स के और एग्जांपल्स दिए, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के एटम्स मिल सकते हैं और ये एटम्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला तो एक H2 मॉलिक्यूल्स बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, O2 मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, वहीं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, H2O का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। दो ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पर वापस आते हैं। जब जब एक ही प्रकार के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट्स का। जब एक ही प्रकार के एटम मिले तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। और जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। एटम्स आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। बोले सर प्योर सब्सटेंस का मतलब, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है कि यहाँ पर जब भी किसी सब्सटेंस के जितने भी कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर कोई सब्सटेंस बनता है, उन सभी का केमिकल नेचर अगर सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। जितने भी पार्टिकल्स से वो मिल रहे हैं, मिलकर बन रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर क्या हो, सेम, तो वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को ही दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया। एक हो सकता है एलिमेंट्स और एक हो सकता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में एक ही तरीके के एटम होंगे, कंपाउंड्स में एक से अधिक तरीके के एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मेरे पास है H2। H2 को अगर ध्यान से देखिएगा तो जो दो एटम आपस में मिल रहे हैं वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम है ना, मतलब सेम तरीके का एटम है। मतलब ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर क्या बना देंगे, ये एक एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। जबकि जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग हैं, ये अलग अलग टाइप के एटम्स जब आपस में मिल रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं बेसिकली वो क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। जबकि यहाँ पे H2 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग समझते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? बोले जब भी दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, हाँ, और एक नए किसी सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मिक्सचर। ये क्या कहलाता है, मिक्सचर। अब आपको थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है कि कंपाउंड्स और मिक्सचर अलग अलग कैसे हैं, जिसे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो समझ लीजिए मिक्सचर क्या है। मिक्सचर को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर के वो आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। क्या होते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं या मिले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर नमक और पानी का सॉल्यूशन। अगर आप एक गिलास में पानी लो, उसमें नमक डाल दो, उसे अच्छी तरीके से घोल दो, तो आपको पता है उस गिलास के किसी भी पार्ट से अगर आप थोड़ा सा पानी निकालोगे तो उसमें नमक और पानी का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, सेम। इसका मतलब क्या है, वो नमक पानी में पूरी अच्छी तरीके से घुल गया है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जबकि अगर मैं सैंड और वाटर को आपस में मिला दूं, बालू और पानी को आपस में मिलाऊं, तो आपको पता है कि ये आपस में पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब यहाँ पर बालू और वाटर का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब वो अच्छी तरीके से घुला हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। क्या, एक पहला क्या है, होमोजीनियस, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।